अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो उसका नाम है लैरिंग्स। उसका नाम क्या है? लैरिंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे अंदर। और ये किससे रिलेटेड है? ये आप हमारे पास रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक ऑर्गन है। ठीक हो गया? किस सिस्टम का ऑर्गन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। अब देखो, अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने किया तो उसमें हमें पता चला कि सबसे पहले नोज या नेजल कैविटीज इस तरह की है, उसके बाद फिर फेरिंग्स है। फेरिंग्स के भी तीन पार्ट्स है, एक नेजोफेरिंग्स था, एक ओरोफेरिंग्स था और तीसरा हमारे पास था लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स के दौरान भी हमने कहा था कि लेरिंगोफेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में एसोफेगस के साथ भी होता है, इस वजह से ये लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। तो वहां पे हमने थोड़ा सा टच किया था किस चीज को? वहां पे थोड़ा सा टच किया था हमने लैरिंग्स को। तो अब लैरिंग्स को हमने कंप्लीटली पढ़ना है। लैरिंग्स का एक और नाम अगर हम कहें तो वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास एक और नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। क्या नाम है इसका? एक और वॉइस बॉक्स। तो अब देखो, एक तो हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो एक फंक्शन तो उसका उधर ही है, ब्रीथिंग में एक फंक्शन आ जाता है। दूसरा इसका नाम वॉइस बॉक्स है, तो इट्स मीन कि इसका काम आवाज के साथ भी है और काफी इंपॉर्टेंट है। वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स की वजह से ही हम बोल पाते हैं। लैरिंग्स के अंदर ऐसा सिस्टम है कि उसकी वजह से हम बातें कर सकते हैं, दूसरों के साथ गपशप लगा सकते हैं, गा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोलने वाला सिस्टम है ये लैरिंग्स के अंदर होता है। तो बेसिकली लैरिंग्स के फिर कितने फंक्शंस हुए? दो फंक्शंस हुए। एक हमारे पास ये ब्रीथिंग में है, सांस लेने में, सांस लेने में है एक इसका फंक्शन। दूसरा फंक्शन इसका है वोकलाइजेशन में। वोकलाइजेशन का मतलब होता है वोकल कार्ड्स को यूज करना। वोकल कार्ड्स क्या है ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं, या इसको हम बोल सकते हैं फोनेशन। दूसरा नाम इसका क्या है? फोनेशन। तो बोलने का जो स्पीच का या जो हमारे पास से ये गपशप का ये जो बोलने का जो भी अंदाज है वॉइस से रिलेटेड, वो सारा भी लैरिंग्स के अंदर वो सिस्टम लगा होता है। तो दो फंक्शन हुए, ब्रीथिंग में और वोकलाइजेशन में, ये इसके फंक्शंस हुए। ठीक है, तो अभी हमने लैरिंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। पहले लैरिंग्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कैसे उसका ब्रीथिंग में क्या रोल है और उसका वोकलाइजेशन या फिर फोनेशन में या बोलने में उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लैरिंग्स कहां पर है। तो यार ये जो चीज है ना, ये अगर हाथ रखो और यहाँ पे ये जो तुम लोगों को उभरी हुई नाली दिख रही है ना, असल में ये समझ जाओ कि ये लैरिंग्स है। अब ये लैरिंग्स का कौन सा पार्ट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अगर सिचुएशन की बात करें तो आपकी नेक में फेरिंग्स के नीचे, किसके? फेरिंग्स के नीचे होगा आपके पास, मतलब इसके ऊपर फेरिंग्स है और इसके नीचे जो है ट्रैकिया है। क्या हमारे पास है? ट्रैकिया। तो ऊपर फेरिंग्स, नीचे ट्रैकिया, बीच में आपका आएगा लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स क्या है? ये आपके लोगों के ये जो है हमारे पास हवा की नाली है या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एक इनलार्जमेंट है। क्या है? एक इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि वो थोड़ी सी उभरी हुई जगह होगी, वहां पे एक ऑर्गन है जो थोड़ा सा इनलार्ज हुआ है, थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब ये आपकी हवा की नाली है और यहाँ पे थोड़े से उभार के साथ एक आपका ऑर्गन जो है वो अटैच हुआ होता है, लैरिंग्स। तो कहां पर होता है? फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। अपर पार्ट इसका फेरिंग्स के साथ जुड़ा होता है, लोअर पार्ट जो है इसका ट्रैकिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो लैरिंग्स को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ह्यूमन के रेस्पिरेशन सिस्टम को डिवाइड कर चुके थे। ऐसा ही है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या था? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास या पार्ट में या ट्रैक में, जो भी इसको कह सकते हैं, यूआरटी में बोल सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास क्या था? एक नोज था जिसके नेजल कैविटीज वगैरह वगैरह आ रही थी और एक फेरिंग्स था। ये दोनों किसका पार्ट थे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के। इसके बाद हमने शुरू करना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। कौन सा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें सबसे पहले हमारे पास है लैरिंग्स। क्या है हमारे पास? है लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद लंग्स हैं, ठीक है, बल्कि ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकाई हैं और उसके बाद लंग्स हैं। तो हमने जो फेफड़े हैं उनको बाहर से भी डिस्कस करना है, मतलब उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी। बाकी ये जो ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई वो सारे लंग्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल लेवल पे बता रहा हूँ कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ये तीनों लंग्स के बाहर है। उसके बाद लंग्स हैं, ठीक है। ये चार हमारे पास इंपॉर्टेंट लंग्स में एल्वुलाई थे जाके हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमारे पास क्या है? लैरिंग्स है और कोशिश करेंगे कि साथ ट्रैकिया को भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले, लेकिन लैरिंग्स हमारे पास
इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है यहाँ पे जो जिसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो लैरिंग्स है वो फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। किस में होता है? लैरिंग्स हमारे पास फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में पाया जाने वाला एक ऑर्गन है जिसके काम बेसिकली दो है। एक ब्रीथिंग में इसका रोल है, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दूसरा इसका फोनेशन या वोकलाइजेशन में रोल है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। तो चलो स्ट्रक्चर पे आते हैं। लैरिंग्स का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो लैरिंग्स में बेसिकली याद रखना, लैरिंग्स बना होता है आपका ज्यादातर मसल्स का, किसका? मसल्स का और कार्टिलेजेस का। कौन से दो इंपॉर्टेंट है? एक इसमें मसल्स है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी मूवमेंट मसल्स की वजह से होती है, तो इसके अंदर भी आपको मसल्स मिलेंगे और एक आपको मिलेंगे कार्टिलेजेस, ठीक है। तो हम सेकंड ईयर लेवल पे हम किसी चीज के भी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे कि कौन कौन से मसल्स है, कैसे कैसे अटैच हुए थे, नो। इसी तरह कार्टिलेज के भी किसी के कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्टिलेज, अब कार्टिलेज आप लोगों को पता है कि सॉफ्ट टिश्यू है, आपके पास सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हमारे नेजल कैविटी में और ये सारों में हमें मिले थे हमारे पास कार्टिलेजेस। तो यहां पर भी आपके कार्टिलेजेस हैं। कितने कार्टिलेजेस हैं? टोटल 9 कार्टिलेजेस हैं। कितने हैं? टोटल 9 कार्टिलेजेस हैं। तो इन 9 कार्टिलेजेस में भी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं कि उन 9 कार्टिलेजेस में भी, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे साइड पे लिख देता हूं, टोटल कितने कार्टिलेजेस हैं? 9। इस कार्टिलेजेस की वजह से लैरिंग्स की शेप बन रही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा बता रहा हूं। उन 9 में भी 3 जो हमारे पास है पेयर हैं, 3 कार्टिलेजेस हमारे पास पेयर के फॉर्म में होंगे, मतलब एक तरह के कार्टिलेज के दो दो होंगे। तो 3 पेयर ऑफ कार्टिलेजेस होंगे, जिस टोटल कितने हुए? 6। और 3 हमारे पास अनपेयर्ड होंगे। 3 हमारे पास क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 और 3 9। अब इसका अगर नाम हम देखें तो पेयर हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के लेक्चर के लिए। 3 पेयर्स जो है उसको अगर याद रखना है तो ACC से इसको याद रखो। ACC का मतलब क्या है? एरिटिनाइड कार्टिलेज। कौन से हैं? एरिटिनाइड कार्टिलेज है, इसकी पेयर है एक हमारे पास है क्यूनिफॉर्म की कार्टिलेज। क्या है? क्यूनिफॉर्म। और एक हमारे पास है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। सिर्फ नाम बता रहा हूं, ठीक है। पेयर वाले जो है वो ACC से है, क्या है? एरिटिनाइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये हो गया। और जो अनपेयर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको तुम लोग याद रखो TEC से। किससे? TEC का मतलब क्या है? T फॉर थायराइड, मतलब एक कार्टिलेज आपका थायराइड होगा, एक आपका होगा एपिग्लॉटिस। अब ये नाम तो सुना होगा, कौन सा होगा? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस भी बेसिकली आपके कार्टिलेज है, याद रखना। और C हमारे पास तीसरा कौन सा होता है? क्रिकॉइड। कौन से वाला? क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये हमारे पास टोटल 9 कार्टिलेज हो जाएंगे एक लैरिंग्स के अंदर। 3 पेयर्ड है, 3 जो है वो अनपेयर्ड है। जो पेयर्ड है उसमें क्या? एरिटिनाइड कार्टिलेज है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है और कार्निकुलेट कार्टिलेज है। जबकि अनपेयर्ड में हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है और क्रिकॉइड कार्टिलेज है। और बेसिकली जो आपका मेन स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो इस अनपेयर्ड कार्टिलेजेस की वजह से बनता है। देखो कैसे, आपका जो लैरिंग्स है ना, ये जो लैरिंग्स का ऑर्गन है ये लटका होता है हाइड बोन के साथ। ये अंदर एक हड्डी होती है जिसको हाइड बोन बोलते हैं, तो उसके साथ ये सारा सिस्टम जो है वो लटका हुआ होता है। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। बिलफर्ज ये हमारे पास क्या है? हाइड बोन है। कौन से वाला बोन है? हाइड बोन। तो इस हाइड बोन के साथ सबसे पहले हमारे पास थायराइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड होता है, जो टॉन्सिल्स वगैरह सिस्टम कहते हैं यार थायराइड फूल गया है वो सारा सिस्टम, तो वो थायराइड मेम्ब्रेन्स होती है यहाँ पे, ठीक है। उस थायराइड मेम्ब्रेन्स के साथ और क्या होता है? उसके साथ हमारे पास बना होता है क्या चीज? थायराइड कार्टिलेज लगा होता है। ऐसे इस फॉर्म में आपको मिलेगा थायराइड कार्टिलेज। सही हो गया? इस फॉर्म में आपको क्या मिलेगा? थायराइड कार्टिलेज। तो ये क्या है? ऊपर हाइड बोन के साथ ये आपके पास लटका हुआ था, पूरे ये सिस्टम जो ऑर्गन आगे जितने भी ट्रैकिया वगैरह उसके साथ लटका हुआ है। उसके बाद है थायराइड मेम्ब्रेन। इस जगह को ये क्या है हमारे पास? थायराइड मेम्ब्रेन, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड और सारी चीजें होती हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। कार्टिलेज यहाँ पे आ जाते हैं जिसको थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। और ये थायराइड कार्टिलेज क्या है? यहाँ पे क्या रखो? यहाँ पे अपनी उंगली रखो। ये जो उभरी हुई जगह आपको नजर आ रही है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं या उर्दू में इसको नरखरा बोलते हैं, तो ये जो उभरी हुई जगह है, ये जो एडम्स एप्पल है,
ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास थायराइड कार्टिलेज का बना होता है। ये क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज का बना होता है। तो ये हो गया थायराइड कार्टिलेज, ये हाइड बोन हो गया, उसके थायराइड मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद इसके नीचे होता है हमारे पास रिंग के फॉर्म में, इसके रिंग के फॉर्म में क्या लगा होता है, रिंग के फॉर्म में लगा होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। कौन सा लगा होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये आपस में जुड़े होते हैं डिफरेंट मसल्स और लिगामेंट्स के जरिए आपस में जुड़े, उन चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तीसरा हमारे पास कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। जो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है ना, ये आपके ऊपर होता है, ऐसे क्या होता है, ये ऊपर होता है, हाइड बोन के साथ ऊपर होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन है सॉल्विंग में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया किस चीज को, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखा। तो स्ट्रक्चर में क्या था हमारे पास इंपॉर्टेंट, अभी हमने क्या चीजें डिस्कस की, एक हमारे पास ये हाइड बोन इंपॉर्टेंट है, फिर ये यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, ये मेम्ब्रेन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं शेड की फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है। किसके साथ अटैच है, मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ये किस हड्डी के साथ अटैच होता है, हाइड बोन के साथ अटैच होता है। ये हाइड बोन हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले थायराइड मेम्ब्रेन होती है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये थायराइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है हमारे पास, थायराइड मेम्ब्रेन, सही हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये प्रॉपर एक कार्टिलेज है, ये जगह, ये क्या हमारे पास है, कार्टिलेज है। ये सारा कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, बोन से सॉफ्ट होता है। वैसे तो ये हार्ड है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा, नहीं तो अपने गले पे हाथ रख लो, पता लग जाएगा। ये हमारे पास कौन सी जगह है, इसको हम कहेंगे थायराइड कार्टिलेज, सही हो गया। उसके बाद सबसे आखिर जो रिंग फॉर्म में होता है, ये भी कार्टिलेज है, और इस कार्टिलेज को क्या कहेंगे, ये जो कार्टिलेज है इसका नाम है क्रिकेट से याद रखो, क्रिकॉइड कार्टिलेज। तीन तरह के कार्टिलेज हो गए। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को थोड़ा सा अलग से हमने समझना, यहां पे सिर्फ बता दूं, ये हमारे पास क्या हुआ, एपिग्लॉटिस, सही है। तो ये था हमारे पास लैरिंक्स से एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक एपिग्लॉटिस, उसके बाद थायराइड मेम्ब्रेन, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसके अलावा ये जो आपका रेटिनॉइड कार्टिलेज है, वो भी इसी के अंदर की तरफ दिखेंगे। इसी तरह क्यूनिफॉर्म है, कार्निकुलेट है, ये भी पेयर्स की फॉर्म है, इसी ऑर्गन के अंदर है, लेकिन अंदर वाली साइड पे, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इसमें लिगामेंट्स है, जो मसल्स को साथ जोड़ रहे होते हैं, और ये आपस में भी, इनके दरमियान मसल्स भी होते हैं जो मूवमेंट करा रहे होते हैं। तो वो मसल्स को हमने नहीं डिस्कस किया, ये स्ट्रक्चर बताने के लिए हमने कार्टिलेजेस को थोड़ा डिस्कस किया, ताकि स्ट्रक्चर उसका ड्रा करना इजी हो जाए। तो ये हो गया। अब देखो लैरिंक्स को हम शुरू करते हैं। मतलब लैरिंक्स का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि ये हमें ऐसे सामने से, जो मतलब जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो ना, तो आपको ये चीज बेसिकली ऐसे ही दिख रही है, ठीक है, ये ऐसे ही दिख रही है। ये एडम्स एप्पल है, ऊपर ही हाइड बोन के साथ अटैच है, और नीचे जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज है। अब इसी क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे याद रखना, यहां से शुरू होती है आपकी ट्रैकिया। क्या शुरू होती है, ट्रैकिया शुरू होती है आपकी। तो ये आगे नीचे हमारे पास सिंपली क्या है, ये है हमारे पास, ये लाल लाल जो है वो है हमारे पास ट्रैकिया, सही है। इसका भी नाम लिख लूं, इसका भी नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया, या इसके एक और नाम क्या है, विंड पाइप, हवा की नाली, सिंपली हवा की नाली। तो ये हमारे पास हो गया एक सिंपल लैरिंग्स, और थोड़ा सा हमने उसके साथ ट्रैकिया ड्रा कर लिया। तो अब ये आपके सामने, यहां से आगे फिर ट्रैकिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां से देखो, ये सबसे पहली ओपनिंग आती है, ये हाइड बोन के साथ। अब ये पाइप की शक्ल में, याद रखना, ये किसकी शक्ल में, पाइप, मतलब ये अंदर से हालो है, अंदर से ये खाली है। जैसे पाइप साइडों से तो उस पर स्ट्रक्चर बना होता है, लेकिन अंदर से वो खाली होता है, ताकि उसके अंदर हवा गुजरती रहे। तो वो सिस्टम इधर भी है, वो सिस्टम इधर भी है, अंदर से खाली है, याद रखने से हवा गुजर रही है, आ रही है, जा रही है। इसके अंदर फिर थोड़े से स्ट्रक्चर है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो जो पाइप है उसको मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रा कर लेता हूं। हमने उस चीज को थोड़ा सा देखना है, ये बिलफर्ज, अब मैं बाहर से स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर रहा, ये हमारे पास लैरिंग्स है, और ये इसकी ओपनिंग है, ये उसकी क्या है, ओपनिंग है। तो ये जो ओपनिंग होती है ये वाली, ठीक है। अब पाइप का ये एक सिरा है, या ये जो हमारे पास बिलफर्ज एक पाइप है, तो इसकी एक ओपनिंग ये है, एक ओपनिंग ये है। अब अगर ये ऐसे लगे, तो ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है, ये जो फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, ठीक है। और इसी हमारे पास जो ट्रैकिया है, या जो हमारे पास लैरिंग्स है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी के पीछे आप लोगों की एसोफेगस भी होती है, ऐसे
कि जैसे ये हमारे पास ये जो रेड मार्कर है ये हमारे पास लैरिंक्स वाला पार्ट है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीछे की तरफ ये जो मतलब ये लैरिंक्स है, इसी के साथ पीछे जो है ऐसे आप लोगों की आ रही होती है खुराक की नाली, जिसको एसोफेगस बोलते हैं। तो वो खुराक की नाली और ये जो हवा की नाली है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड होते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं। तो अब ये देखो, अगर बिलफर्ज हम खुराक खा रहे हैं, ठीक है, ये दो पाइप हैं, दो खुले खुले पाइप हैं। अब खुराक ने जाना होता है, ये एसोफेगस आगे स्टमक के साथ कनेक्टेड है। ये जो हमारे पास है लैरिंक्स या जो ट्रैक, ये आगे लंग्स की तरफ जाएगा। इसका काम रेस्पिरेशन है, इसका मतलब हवा की तरसील करना है। तो अगर इसमें कोई चीज, पानी या कोई भी खुराक का जर्रा चला जाए तो आप लोगों को वो चॉकिंग हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कोई खुराक का जर्रा चला जाता है। तो ये दोनों पाइप खाली हैं। तो अगर हम बिलफर्ज हम कुछ खा रहे हैं तो उस खाने को मस्ट इसी ये जो एसोफेगस वाली एंट्री है, ये वाली जो एंट्री, इसके अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो कुदरत ने इसके लिए क्या निजाम रखा हुआ है? इसके ऊपर एक कार्टिलेज है। क्या है? एक कार्टिलेज, जैसे एक ढक्कन है। क्या है? एक ढक्कन सा है, लेकिन वो पार्शली क्लोज होता है। मतलब ये यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या हुआ? एसोफेगस। इसी के साथ ये हमारे पास क्या है? लैरिंक्स। तो अब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे एक ढक्कन सा है, लेकिन वो पार्शली क्लोज और बंद होता है, पार्शली क्लोज और बंद होता है। तो जब हम कुछ खाते हैं तो वो ढक्कन जो है, वो जो पर्दा है, वो जो कार्टिलेज है, वो आ जाता है इस लैरिंक्स के ऊपर। इस लैरिंक्स की जो नाली है, इसको जो हवा की नाली है, उसको पार्शली क्लोज कर देता है। जब वो पार्शली क्लोज होती है तो इसकी वजह से खुराक जो एसोफेगस में चली जाती है, लंग्स की तरफ नहीं जाती। तो वो जो पर्दा है, ये जो क्या है हमारे पास, ये जो पर्दा है, ये जो कार्टिलेज है, ये जो सॉफ्ट कार्टिलेज है, ये किस फॉर्म में होता है? बिलफर्ज इस तरफ इसके लगा हुआ है, एसोफेगस की नाली है। क्या है? खुराक की नाली है, ठीक है। और यहां पे लगा हुआ है आपके ये वाली चीज लगी हुई, ठीक है, ये इस तरीके से कार्टिलेज है। तो जब हम कुछ खाते हैं, मतलब ये वैसे ओपन रहता है, आम जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये ओपन रहता है, ठीक है, ताकि हवा इजीली चली जाए। तो ये वैसे ओपन रहता है। लेकिन जब हम कुछ स्वालो करते हैं, कुछ निगलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि लैरिंक्स जो है वो ऊपर को उठता है। अभी अभी यहीं पे बैठे देखो, कुछ निगलने की कोशिश करो, अपना सलाइवा निगलने की कोशिश करो। जैसे कुछ निगलने की कोशिश करोगे ना, तो आपका लैरिंक्स क्या है? वो बेसिकली ऊपर उठ जाता है। ये जो लैरिंक्स है, ये क्या हो जाता है? ये बेसिकली ऊपर उठ जाता है। यहां से ये ऊपर उठेगा। तो जब ये यहां से ऊपर उठता है, तो उसके ऊपर उठने की वजह से ये जो वैसे इस फॉर्म में आता है, मतलब ये आपके ग्लैटिस इस फॉर्म में आती है, ठीक है। जैसे ये ऊपर उठता है तो इसके ऊपर उठने की वजह से ये ग्लैटिस जो है वो इस ओपनिंग के, ये जो ग्लॉटिस के ऊपर, एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस के ऊपर आ जाती है। और जो हमारे पास खुराक है वो एसोफेगस में इंटर हो जाता है। वो किस में इंटर हो जाता है? एसोफेगस में इंटर हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो एपिग्लॉटिस है उसका फंक्शन हमें पता लग जाता है। इसका फंक्शन क्या है कि जब हम कुछ निगलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अब तब ये जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखना पार्शली कवर करता है, मुकम्मल कवर नहीं करता, पार्शली कवर करता है। इसलिए तो कभी कभी तुम लोगों को चॉकिंग हो जाती है, कोई चीज वो हवा की नाली में निकल जाती है, खांसना शुरू कर दे, तब तक जब तक वो बाहर नहीं आती। तो ये पार्शली आप लोगों के साथ क्या है? कवरिंग करती है। मतलब ये मुकम्मल बंद नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो ये अभी भी उसमें हवा की नाली पे है, लेकिन खुराक जो है अब वो उधर नहीं जाएगी। ये काम हो गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि ग्लॉटिस क्या थी? वो ओपनिंग थी। उस ओपनिंग को कवर और बंद करने के लिए जो कार्टिलेज यहां पे लैरिंक्स के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। यही एपिग्लॉटिस जो है, नॉर्मल जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये ऊपर को उठा होता है, मतलब ये उसको कवर नहीं कर रहा होता। लैंग्रेस हमारा नीचे होता है, जबकि ग्लॉटिस के ऊपर खड़ा ही होता है, जस्ट एज अ गार्ड। लेकिन जैसे हम कुछ निगलने की कोशिश करते हैं तो लैरिंक्स ऊपर उठ जाता है, और वो जो ग्लॉटिस है वो उसको कवर करने की कोशिश करता है। उसको क्या करता है? कवर कर लेता है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाती है? चीज निकल जाती है। तो ये लैरिंक्स या एपिग्लॉटिस का फंक्शन निकल आया किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी निकल आया। किसमें निकल आया? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हो गया। बाकी तो ये नाली है, इसमें मतलब हवा आ रही है, जा रही है, हवा आ रही है, जा रही है। ये जो हमारे पास नाली है, ये जो हमारे पास है, आपको ये नाली दिखेगी, याद रखना। इसमें भी सेम उसी नेजल कैविटी की तरफ, ट्रैकिया तक जाते हुए जाते लंग्स तक जा रहे हो, याद रखना इसके अंदर आपको मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या मिलेगी? म्यूकस मेम्ब्रेन। और उस म्यूकस मेम्ब्रेन ने क्या करना होता है? उसने रिलीज करना होता है म्यूकस। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे सीलिया के स्ट्रक्चर्स भी इसके इनसाइड मिलेंगे। और इस सीलिया का काम क्या होगा?
अब यही सीलिया आपके नेजल कैविटी में भी थे, यही सीलिया आपके इधर लैरिंग्स में भी है, आगे ट्रैकिया में भी है। तो इन सीलिया और इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का काम तो वही है कि अगर बिल फर्ज है नेजल कैविटी से कोई चीज, कोई पैथोजन, कोई पार्टिकुलेट मैटर आ भी गया तो उसको यहीं पे कहीं ढक लें, अंदर ना जाने दें। तो इसके लिए भी क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया का काम है। सीलिया का दूसरा काम क्या होगा कि यहाँ पे जो चीज ट्रैप हुई है ना, वहां पे नेजल कैविटी में क्या करते थे, वो नेजल कैविटी से फेरिंग्स की तरफ लाते थे, मतलब नेजल कैविटी से ट्रैप चीजों को फेरिंग्स की तरफ लाते थे। यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो हमारे पास लैरिंग्स है, क्या है? लैरिंग्स है या ट्रैकिया है, वहां से ट्रैप चीजों को ऊपर वापस फेरिंग्स की तरफ लेकर जाएगा। किसकी तरफ लेकर जाएंगे? फेरिंग्स की तरफ, ताकि वो रिमूव हो जाए। तो ये चीज भी साथ में याद रखने की, इस तरीके से होता है। तो ये होगी ये बातें। अब जाते हैं इसके बाद थोड़ा और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और थोड़ा सा, कि इसी पाइप में